Assalamu alaikum students. It's Mohammad Sultan Yusuf and welcome to Camlet. तो सबसे पहले आज के टॉपिक के बारे में बात कर लेंगे और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो का टाइटल देख लिया होगा बेटा कि इट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्रीज न्यू सिलेबस ऑफ नाइन्थ क्लास। हमारा जो सिलेबस चेंज हुआ है ना नाइन्थ क्लास का उसका उसका हमने इंट्रोडक्शन देखना है। इंट्रोडक्शन मीन्स 12 के 12 13 चैप्टर्स के अंदर कौन-कौन सी चीज़ एडेड है और कहाँ-कहाँ से उसे लिया गया है। तो सबसे पहला सवाल और सबसे अहम सवाल आपकी तरफ से ये आता है कि सर काफ़ी टाइम हो गया है हमें पढ़ते हुए, तो हमें तो अंदाज़ा हो गया है, फिर इस वीडियो को बनाने का क्या मकसद है? तो बेटा 2 से 3, 3 से 4 बल्कि मेन मकासद हैं, इनको मैंने नज़र में रखते हुए ये वीडियो बनाया है और इंशाल्लाह ये यूज़फुल साबित होगा। अच्छा, उसमें सबसे पहला क्या है? बेटा पहला तो वही है जो आपके ज़हन में शुरू-शुरू पे था, अभी भी है कि हमारा कितने परसेंट डेटा जो है ना वो यूज़फुल साबित हो सकता है, जो हमने पहले पढ़ा था। चूँकि बच्चों ने प्री 9th पढ़ी होती है, उन्होंने पुरानी बुक्स पढ़ी हैं, कितने परसेंट वो हमारे काम आ सकती है। बेटा मैं अभी आपको बता देता हूँ, काम तो वो ज़रूर आएगी, ठीक है? काम तो उसने ज़रूर आना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा पैटर्न ये चेंज हुआ है बेटा कि हमने उसकी हेल्प लेकर डेटा नए तरीके से लिखना है। हालाँकि आप वो भी लिख सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि आप इस बुक को फ़ॉलो करो क्योंकि सिलेबस नाउ हैज़ बीन चेंज्ड जैसे हमने पहले बात कर ली। तो अगला सवाल ये उठता है कि अगर सिलेबस चेंज हो गया है, तो कितने परसेंट नया ऐड किया है और कहाँ-कहाँ से उठाकर डेटा ऐड किया है उन्होंने? एक ये चीज़ हम देखेंगे। तो अहम जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि आप लेक्चर के दौरान अक्सर पूछते हो कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं? पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग कौन सा इम्पोर्टेंट है? इस तरह के जितने भी सवाल आते हैं वो भी हम इसी आउटलाइन में से निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं। और आखिरी चीज़ बेटा एक सबसे अहम चीज़ ये है कि जभी भी एक टॉपिक आपको पढ़ाया रहता है, एक चैप्टर पढ़ाया रहता है, उसका पहले एक आउटलाइन फ़ॉलो करना चाहिए, ताकि आपको पता चले इस यूनिट में आपने क्या-क्या पढ़ना है और हर टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है, एक स्ट्रैटिफ़िकेशन होती है, डाइवर्सिफ़िकेशन होती है, दैट इज़ कनेक्टेड। उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप आसानी से बाद में चैप्टर को समझ पाओ। नहीं तो फिर पता है क्या होता है, अच्छा ये तो वो वाला टॉपिक है जो हमने वहाँ ऐसे पढ़ा था, अगर हमें पता होता तो हम इसको इस तरीके से कर लेते। तो वो उसका एक ही सॉल्यूशन होता है कि आप स्ट्रैटिफिकेशन स्टडी कर लो। तो ये कुछ मकासद थे और जिसको मैंने ज़हन में रखते हुए वीडियो बनाया है और इंशाल्लाह यूज़फुल साबित होगा इफ़ यू स्टे कनेक्टेड। And that is a request, a humble request to you guys. Chapter 1 States of Matter and Phase Change. अब इसको अगर हम बात करें तो ये हमारा चैप्टर 5 पुरानी बुक का होता था, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो उसमें हम उसको कंपाइल किया है थोड़ा सा चैप्टर 1 के साथ, पुराने के साथ, फंडामेंटल्स के साथ। पहला था फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, वो तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया ना, उसमें बेसिक डेफिनेशंस होते थे और एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, मिक्सचर ये सारे होते, राइट? अब ये इन्होंने चूँकि फंडामेंटल्स का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया है, तो ये फंडामेंटल अब नहीं रहा, बेसिक डेफिनेशंस नहीं रही। अब ये एडवांस लेवल पे चला गया है। क्या हुआ है, अब इसमें डायरेक्ट पुरानी बुक का चैप्टर 5 जो था, उसको उठा के इसने चैप्टर 1 में डाल दिया, स्टेट्स ऑफ मैटर, और इसमें ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री वही हैं। 2-3 नई ऐड की हैं, जी सम न्यू ब्रांचेस आर एडेड लाइक एस्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सो ऑन। पर स्टेट्स ऑफ मैटर ऐड किया हुआ है ये चैप्टर 5 ओल्ड बुक से है और इसमें जितना भी कंटेंट है इसमें कहीं न कहीं लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। सो सॉलिड लिक्विड गैसेज़ हमने ये चैप्टर 5 में भी पढ़े थे, छोटी क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है? और साथ में ही प्लाज़्मा भी हमने पढ़ रखा है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, द आयोनाइज़्ड स्टेट ऑफ मैटर। उसके बाद ये 2 टॉपिक्स नए आए हैं, ये 2 स्टेट्स नए ऐड किए उन्होंने, इंटरमीडिएट स्टेट्स और एक्सोटिक स्टेट्स। इंटरमीडिएट स्टेट्स में आपके सिलेबस में सुपर क्रिटिकल फिलिड्स हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स हैं और तीसरा लफ्ज़ मैं सही बोल नहीं पाऊँगा इसलिए मैं नहीं बोल रहा, ठीक है? एक ये है। तो ये सारा और फिर एक्सोटिक स्टेट्स हैं, ऐसे स्टेट्स जो कि नॉर्मली डिस्कस नहीं किए जाते, लाइक कॉल्फ्रम स्पिन लिक्विड्स एंड बॉर्न आइंस्टाइन लिक्विड, राइट? बॉर्न सॉरी कंडेंसेट लिक्विड, वो वाला जो था स्पिन लिक्विड के साथ।
ये बिल्कुल नया कंटेंट है, ये पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ। तो ये सॉलिड न्यूक्लिड गैस में से तो आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चन बनता था। तो अब 2 और नए टॉपिक्स आए हैं, तो डेफ़िनिटली लॉन्ग क्वेश्चन तो यहाँ से निकलेगा। और एक मशहूर ज़माना लॉन्ग क्वेश्चन जो चैप्टर 1 में आपने पहले पढ़ा, कंपाउंड और मिक्सर का एक डिब्बा था। ठीक है? ये वही है एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर, लेकिन इस दफ़ा ना एक उन्होंने नई चीज़ ऐड कर दी है, एलिमेंट भी बीच में ऐड कर दिया है। उसका कंपैरिज़न भी कर दिया है, ये पुराने हैं दोनों और एलिमेंट नए हैं। ठीक है? और उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता ही है। फिर एक टॉपिक है एलोट्रॉफी एंड एलोट्रॉफ्स, और ये हमने मेरे ख़्याल से चैप्टर 3 या 4 में से उठाया हुआ है एलोट्रॉफी। अ, तो ये वो वाला टॉपिक है। इस पे जो डिफरेंट एक ही जो एलिमेंट है उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स जो होते हैं ना, ठीक है? उसको उसको एलोट्रॉफ्स बोलते हैं। लाइक डायमंड है, ग्रेफ़ाइट है, ग्रेफ़ीन है, ये सारे कार्बन के एलोट्रॉफ्स हैं। इन सब के अंदर कार्बन की डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, उसको हम उसको एलोट्रॉफी बोलेंगे। उसका फिनोमेना को हम एलोट्रॉफी बोलेंगे। तो ये उसके साथ सॉल्यूशंस चैप्टर 6 आपने अप्रॉक्सिमेटली प्री 9th में शायद ना पढ़ा हो, क्योंकि सारा सिलेबस अमूमन कवर नहीं करवाते प्री 9th में। ये चैप्टर 6 पुरानी बुक का था, और ये चैप्टर 1 में उन्होंने ऐड कर दिया, दैट इज़ सॉल्यूशंस। और उसमें फिर आएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, प्रिपरेशन कैसे होती है। और फिर एक टॉपिक आ गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है? अब यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पुराने बुक में ना एक लॉन्ग क्वेश्चन था जिसमें हम 3 हेडिंग्स पढ़ते थे। हीट इज़ हीट इज़ एब्ज़ॉर्ब्ड और रिलीज़्ड, इवॉल्व्ड, या फिर तीसरी कंडीशन थी कांस्टेंट। तो ये उस बुक पे बहुत अच्छा लिखा हुआ था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है? सो ये पुरानी बुक वाला ही टॉपिक है, लेकिन ये थोड़ा-सा ना कंसाइज़ करके यहाँ लिखा हुआ है एक पैरा में, वहाँ लंबा था और बड़ा अच्छा लिखा हुआ था। तो ये यहाँ तक हमारा है चैप्टर 1 का सारा आउटलाइन, के हमारे पास क्या-क्या नया है और क्या-क्या पुराना है, और उसमें से क्या इम्पोर्टेंट है और क्या ज़रा कम इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से जब हम सेकंड चैप्टर पे के ऊपर बात करते हैं, दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर, दैट इज़ 90% सेम ऑफ द कोल्ड चैप्टर 2। पुरानी बुक के चैप्टर 2 के 90% सेम है। बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। उसके बाद एटम के बेसिक 4 एलिमेंट्स होते हैं ना, लाइक स्ट्रक्चर में जब हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस है, ये एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को ज़हन में रखते हुए इनकी उसने डाइवर्सिफ़ाई कर दिया टे तो पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कैथोड रेज़ भी कहते थे, और इसके प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था पुरानी बुक के अंदर। ठीक है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज़। तो बेटा अगर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आए या कैथोड रेज़ आएँ, दोनों का जवाब सेम ही है, वही पैराग्राफ आपने लिखना है। क्योंकि जिन रेज़ के थ्रू हमने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, वो कैथोड रेज़ थे। तो कैथोड रेज़ को एक्सप्लेन करते-करते इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमैटिकली डिस्कवर हो जाएँगे और डिस्कस भी हो जाएँगे। इसी तरह डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात कर लेते हैं, उनको कैनल रेज़ बोलते हैं, राइट? तो कैनल रेज़ वो रेज़ हैं जिसके थ्रू हमें पता चला था कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज है और वो प्रोटॉन्स कहलाए, इसलिए कैनल रेज़ आए या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन आए, सेम कंटेंट ही लिखा जाएगा। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इज़ अ थर्ड एस्पेक्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर आता है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अब डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस पुरानी बुक में जो आपने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जिसमें आपने कहा था जिसे हम आर बाउंस बैक, सम आर कॉन्सेंट्रेटेड, और इस तरीके से कुछ जो हैं वो वापस मुड़ गए थे। ये जो आपने जितना भी पढ़ा था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, वो एक्चुअली न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए था। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ही आएगा। नाम अब रदरफोर्ड नहीं है, लेकिन टॉपिक वही है। तो ओल्ड बुक में इसका ये नाम था। तो सेम सिमिलैरिटी आप खुद जज कर लो, सेम है। उसके बाद बोर एटॉमिक मॉडल आता है जो आपने पढ़ रखा है, दैट इज़ बेस्ड ऑन क्वांटम अप्रोच। ठीक है? तो बोर एटॉमिक मॉडल अगर मेरी राय लें तो पुरानी बुक में बहुत अच्छा लिखा था, एज़ कम्पेयर टू द न्यू वन थोड़ा-सा अ, कंसाइज़ करके लिख दिया है, और पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा हुआ है, सीधा-सीधा अंदर से चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, और उसी के अंदर जबकि पुरानी बुक में ज़रा अच्छे पॉइंट्स बना के लिखा था। उसके बाद आगे आ जाता है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। असल में ना एटॉमिक मॉडल में उसने शेल्स और सब शेल्स वगैरह को डिस्कस कर रखा है।
तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प आउट करेंगी इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को स्टडी करने में। तो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलता है। तो यहीं से बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक हमारा क्लियर हो जाएगा। शेल का नंबर क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीज़ें। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर फिर नेक्स्ट आएगा बेटा। ये चैप्टर 1 में आपने पढ़ा है। एटॉमिक नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय C एंड मास नंबर इज़ बाय A एंड खुला ये सारी चीज़ें वहाँ पे आएंगी। चैप्टर 4 टॉपिक इज़ आइसोटोप्स एंड देयर मासेस। ये टॉपिक ही मैंने टॉपिक के नेम्स लिखे हुए हैं जो चैप्टर के अंदर आएंगे। अगर कोई एक हाथ मिस हो रहा है तो आई एम सॉरी, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो क्या मिस समथिंग। मैंने सारा कुछ लिख दिया और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख दी। आइसोटोप्स एंड देयर मासेस ये चैप्टर 2 में से आया हुआ है। उधर भी चैप्टर 2 या आई थिंक 4 में था। अब आइसोटोप्स के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें आएँगी जी? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कौन से होता है जो द रेडिएशन एमिटिंग आइसोटोप्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। इसका अच्छा फिर आगे आ जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसको पुरानी बुक में आपने यूजेस ऑफ आइसोटोप्स में पढ़ा था कार्बन डेटिंग के नाम से। उसी को रेडियो कार्बन डेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। फिर एक ही बिल्कुल नया टॉपिक आया है दैट इज़ आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स, राइट? आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स एक नया टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट भी है इसी नज़रिए से। और रेडियो कार्बन डेटिंग और फिर नीचे आ रहा था रिलेटिव एटॉमिक मास जो चैप्टर 1 में हमने पढ़ रखा है डेफिनेशन के तौर पे। ये वही है लेकिन उसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है ना ये नया आया था। ठीक है, सॉरी फॉर द फार्मूला, इट्स नॉट फार्मूला, इट्स फॉर्मूला। सो कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज अ न्यू टॉपिक। लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है कि इस पे फार्मूला हम P1 लगाना सीखेंगे और उसके थ्रू हम रिजल्ट निकालना सीखते हैं। रिलेटिव अबंडेंस को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो इसका टॉपिक एक और बनता है अबंडेंस को जज करना। ठीक है, अबंडेंस में गालिबन यू है या ए है, आप अब देखोगे। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास ये सारा था चैप्टर 2 वाला डेटा। तो इम्पोर्टेंस की अगर बात कर लें बेटा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या कैनल रेज, पर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस एंड रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉन क्वेश्चंस हैं। उसके बाद बोर एटॉमिक मॉडल में बोर थियरी उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं की गई, तो इसलिए ये इस दफ़ा उतनी इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रही है। उसके बाद ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपने ऐसे ही कर लेने हैं या जो आपने पहले भी किए हुए हैं। और ये 2 टॉपिक्स हमारे ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। कार्बन डेटिंग का आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स एक न्यू टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। और कैलकुलेशन ऑफ अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है M1P1 वाला। ठीक है, फॉर्मूला हम लगाना सीखेंगे। यहाँ तक 2 चैप्टर्स हमारे कवर हुए। इस वीडियो में हम 4 टॉपिक्स 4 चैप्टर्स तक बात करेंगे और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बात करेंगे चैप्टर जो हैं जो बाकी हमारे रह जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमने कर लिया इसको डिस्कस। नेक्स्ट अप आता है हमारा ये वाला कि चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 हमने पढ़ लिया था। चैप्टर 3 हमारा अप्रॉक्सीमेटली वही है बेटा जो हमने पुरानी बुक में पढ़ा हुआ है ना। ये भी 60-70% सेम है। इसकी अरेंजमेंट थोड़ी टफ है एज़ कम्पेयर टू पुरानी बुक के। उस पे ऊपर हेडिंग्स और तरतीब बड़ी अच्छी थी। इसकी थोड़ा असल में ना इस दफ़ा जो सिलेबस आया ना वो थोड़ा राइटिंग के फॉर्मेट में, लिखने का अंदाज और डेटा इन दोनों के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें ना तो थोड़ा-सा एडवांस समझ के लिखा है। ठीक है? यानी खुद चीज़ें निकालेंगे, पैराग्राफ्स खुद ही पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो पुरानी बुक इस लिहाज से टॉपिक उसमें वो बड़े अच्छे थे। बहुत ज़बरदस्त बुक है वो भी। लेकिन ये है कि इसमें उस तरीके से फिर आप लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल है। स्ट्रगल हमें भी करना पड़ेगा एज़ अ टीचर और इंशाल्लाह हम करवाएँगे और आप भी करोगे हमारे तवज्जुह से, राइट? तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? व्हाई डू एटम्स फॉर्म्स बॉन्ड आपने पढ़ा था टू गेन स्टेबिलिटी टू गेट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ नियरेस्ट नेबरिंग नोबल गैस। तो वही सारा यहाँ पे आया है। उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड है। केमिकल बॉन्ड्स के 4 बेसिक टाइप्स हैं। कोवलेंट बॉन्ड, उसके बाद आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट दैट इज़ आल्सो नोन एज़ टीटीएफ बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड, राइट? तो अगर इसी चीज़ को हम यहाँ पे अब अगर डिस्कस करें तो पहला कोवलेंट बॉन्ड है। ये फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड इन केमिकल बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्ड उसके आगे 3 सब टाइप्स होते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये जो आपको लाइंस नज़र आ रहे हैं ना ये बॉन्डिंग है, राइट?
तो असल में उसने पुरानी बुक में बड़ा अच्छा लिखा हुआ था बेटा कि 4 जो हमारे टी टाइप्स हैं ना, उनको अलग-अलग से डिस्कस किया था, उनके एग्ज़ाम्पल्स अलग-अलग किए थे। इन्होंने यहाँ पे सारा कुछ मिला के लिख दिया और एग्ज़ाम्पल्स को भी अलहदा डाइवर्सिफ़ाई नहीं किया हुआ। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं H2 और Cl2। उसके बाद डबल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनिशन हम करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिर उसमें ऑक्सीजन को डिस्कस किया है और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में नाइट्रोजन को N2 को डिस्कस किया है। 3 नए एग्ज़ाम्पल्स आए हैं और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कौन से वाले? मेथनॉल, मीथेन एंड वाटर, राइट? सो मेथनॉल, this one, methane and water. These are important as compared to the previous one. लेकिन अगर आप इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आर मोर इम्पोर्टेंट। सो उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड में फिर इसका रिलेशन आएगा पोलैरिटी के साथ। पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स कौन से होते हैं? इसको आप हम रिलेशनशिप बिटवीन पोलैरिटी एंड कोवलेंस ये भी हम बोलते हैं। यानी कोवलेंट बॉन्ड और पोलैरिटी का क्या इंटरेक्शन है। फिर हमारा यहाँ तक कोवलेंट बॉन्ड पहली टाइप बॉन्ड्स की ख़त्म हो गई। उसके बाद आयनिक बॉन्ड है, उसमें 3 एटसेट्रा लिखा हुआ है एंड पे ईटीसी। इसका मतलब है वगैरह-वगैरह, मतलब इसमें और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं, 2 मेरे ख़्याल से या 1, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड आर मोर इम्पोर्टेंट। सो आयनिक बॉन्ड ये जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड दैट इज़ आल्सो नोन एज़ डेटिव बॉन्ड। उसमें अमोनियम वाटर और इथाइल अल्कोहल, ये तीनों, ये 2 आयन जो रही है अल्कोहल, ये तीनों एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को करना है। द फोर्थ टाइप इज मेटालिक बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट इन मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है ये भी मेटल्स में होती है, तो ये इसका कैरेक्टर है ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेटल्स में लिख दिया है, दैट इज नॉट कंसर्न विद मेटल्स, ये नॉन मेटालिक फीचर होता है, तो ये नॉन मेटल्स में ही ऐड होना था, लेकिन चलें हम इसको नॉन मेटल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस आ जाती हैं, 2 टाइप्स के यहाँ पे मेंशन है, डायपोल डायपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपोल फोर्सेस आपने पढ़ी हैं पीछे भी, वो वही हैं। पीछे थोड़ा अच्छा लिखा हुआ था, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है। और आखिरी हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज, यानी हमारा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बनेगा उसका खसूसियात पे क्या इफेक्ट आएगा। लाइक अगर मेटालिक बॉन्ड है तो क्या इफेक्ट आएगा, और आयनिक बॉन्ड है तो क्या आएगा, कोऑर्डिनेट है तो क्या आएगा, और कोवलेंट है तो क्या आएगा। तो इफेक्ट ऑफ, इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड। तो यहाँ तक हो गए चैप्टर 3। और आखिरी हमारा जो इस वीडियो का है चैप्टर 4, वो है स्टोइकियोमेट्री। बेटा ये टोटली न्यू है, इसको डील करने का इसकी अप्रोच न्यू है। इसके अंदर 2-3 टॉपिक्स बस डेफिनेशंस ओल्ड है, बाकी इसको डील करने का तरीका ज़रा नया है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा नया-नया है। और इसका बेसिक इंट्रो आएगा स्टोइकियोमेट्री का। उसके बाद केमिकल फार्मूला क्या होता है, जिसमें आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला चैप्टर बाद थोड़ा था ना फंडामेंटल्स में, तो वही केमिकल फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पे आएँगे। यही मैंने लिखा है कि चैप्टर 1 से उठाया है उन्होंने। उसके बाद केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड क्या है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये आपने पहले पढ़ रखा है पुरानी बुक के चैप्टर 1 के अंदर, ये कुछ इस तरीके से था, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, राइट द स्टेप्स। वो जो आप पहले यूनिट के फ्लोर वाला एक क्वेश्चन था, फ्लोर के अंदर 5 स्टेप्स थे, ठीक है? तो वो वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा-सा एडवांस करके लिखा हुआ है, अच्छा वैसे पुरानी बुक में लिखा हुआ था, दोनों को कंपाइल करके हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स, एन वैल्यू। असल में ये एम्पिरिकल फार्मूला है, ये एम्पिरिकल फार्मूला की डेरिवेशन है। एम्पिरिकल फार्मूला जो था उसके अंदर एन वैल्यू आती है, तो ये एन वैल्यू के लिए है, इसकी डेरिवेशन है। ये भी एक नया टॉपिक है, थोड़ा-सा एडवांस आया है। अब आ गया डिडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम एम्पिरिकल, इट इज़ अ टोटली न्यू टॉपिक, ये बिल्कुल नया है, तो इसलिए ये इसको तरजीह दी जाएगी। ये बिल्कुल नया है कि हम स्ट्रक्चरल से अ, कैस ये एम्पिरिकल सॉरी नहीं है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला आता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला में से हम फार्मूला, सॉरी नॉट फार्मूला, वंस अगेन, अ, स्ट्रक्चरल के अंदर से मोलेकुलर फार्मूला कैसे डिड्यूस करते हैं, कैसे निकालते हैं। और एवोगैड्रो नंबर क्या है हमें पता है, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज ऑफ
क्वेश्चन इज एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि इसकी यहाँ पे कैलकुलेशन है प्रॉपर, वो मैथ्स की तरह इसको सॉल्व किया जाएगा। और जिस तरह 10th क्लास में एक क्वेश्चन है पुराने सिलेबस का, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इट्स डेरिवेशन, तो वो एक अंडरस्टूड है कि एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरीके से ये इसकी डेरिवेशन है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारा आ रहता है स्टेप्स ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन। वो 4 या 5 ना सीधे इंग्लिश में स्टेप्स लिखे हुए हैं। बायो अगर आप पढ़ते हो तो आपने जैसे रूल्स ऑफ बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर पढ़ा था, पुराना सिलेबस, उसमें 4 पॉइंट्स थे, बिल्कुल ऐसे इसका भी लिखा हुआ है। तो ये भी सीधा सिंपल लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। और फिर एंड में ये शॉर्ट टॉपिक्स आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, इन कंप्लीट इक्वेशन कौन सी होती है, ये सारी चीज़ें। तो बेटा यहाँ तक हमने ये देखा कि हमारे 12-13 में से 4 यूनिट्स कौन से हैं, उनके अंदर कौन-कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये सारी लेआउट क्या है, ये ना ये चैप्टर के सारे टॉपिक्स हैं। तो आपने इधर से जो पढ़ लिया टिक कर लिया, जो पढ़ लिया टिक कर लिया, पढ़ लिया टिक कर लिया, तो इसलिए आसान होता है, आपको ज़हन में ना तह लग जाती है टॉपिक की और लेसन की आके। तो बेटा यहाँ तक इंशाल्लाह हमने 4 टॉपिक्स कर लिए, 4 चैप्टर्स का ओवरव्यू ले लिया। फिर हम नेक्स्ट करेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। आई वुड ट्राई माय बेस्ट कि मैं एक ही वीडियो में चारों पाँचों को जितनी भी बाकी हैं कवर कर दूँ। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछिएगा, मोस्ट वेलकम इन कमेंट सेक्शन टू। और अपना और अपने अहलो अयाल का ख़याल रखिए और अल्लाह हाफ़िज़।